everyone, welcome back to my YouTube channel Shine with Bhumika, and today I have come with the income from salary part 5. Okay, so let's start the video without wasting any time. So today I have come with the new topic, that is the encashment of earned leave, as you can see. Okay, and एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि इसका क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस बार चांसेस हैं कि कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 में जो है कॉलेजेस नहीं चले, सो हो सकता है कि कोई इजी क्वेश्चंस भी दे दें और उसमें से जो है 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसका कोई भी क्वेश्चन। सबसे पहले ये एनकेशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव का मतलब क्या होता है? एनकेशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव का मतलब होता है कि जब भी आपको अगर आपका जो है किसी भी अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपका जो है टर्मिनेशन हो रहा है उस कंपनी डिपार्टमेंट, ओके, जहाँ भी आप जो है एम्प्लॉय हैं, या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑन रिटायरमेंट, और यू कैन से डेथ भी होता है, डेथ भी एक केस हो सकता है। जो भी अमाउंट आपको जो है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट में कुछ पॉलिसीज होती है कहीं वर्क प्लेसेस पर, और रिटायरमेंट पे जो भी अमाउंट आपको पे किया जाता है, जो भी आप लीव जो है लेते हैं पूरे, जैसे कि आप 1 साल है उसमें आपको 30 डेज़ की लीव दी जाती है, ओके, और उसमें से आपने जो है 10 डेज़ की ली, तो जो आपका 20 डेज़ का जो पैसा है वो आपको ऑन द रिटायरमेंट मिल सकता है, अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो मिल सकता है आपको, और रिटायरमेंट या डेथ पर आपको जो है मिल सकता है, ओके। सो ये होता है सबसे पहले एनकेशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव। और उसमें केसेस क्या हो सकते हैं? अगर एम्प्लॉय जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ओके। टर्मिनेशन क्या होता है? बेसिकली टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपको जो है कोई भी, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय, एंड आपको जो है बताया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि इतने साल के बाद जो है आपको क्या हो जाएगा, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एंड आपको जो है कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको जो है एनकेशमेंट दिया जाता है, तो उस केस में जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब जो भी रूल है इनकम टैक्स का उतना टैक्स उसे जो है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको एनकेशमेंट जो है मिलता है तो देन उसे उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड ऑन रिटायरमेंट और डेथ, उसके लिए भी जो भी कंडीशन होगी इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग वो जो है उसे जो है पे करना पड़ेगा, एंड जो है उसका जो एम्प्लॉय है उस बेसिस पर उसे जो है एनकेशमेंट करेगा उसका। फाइन। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें हम, तो फुली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, जो भी उसे अमाउंट पे किया जाएगा वो क्या होगा, फुली एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इससे क्या पता चलता है कि आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही क्वेश्चन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बहुत ही अच्छा एग्जामिनर वाला दे देगा, फिर आपको कुछ लिखना ही नहीं है उसमें, जो है आपको फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बस जो भी अमाउंट रिसीव हुआ एंड देन फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बस नोट लिखना है नीचे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये कंडीशन होती है, ओके। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है कैसे कंप्यूटेशन करेंगे हम एनकेशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, और उसमें उसका जो है एग्जेम्प्ट अमाउंट जो है क्या होगा, और टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, कितना उसे पे करना पड़ेगा, वो हम किस तरीके से जो है निकालेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब उसे जब वो, अगर उसका ये जो 3 केसेस हैं, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, इन 3 केसेस में जो है उसे जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी, यहाँ पर ये जो एवरेज सैलरी है इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं जो है
अक्टूबर में जो है रिटायर हो रही हूँ, फाइन, यानी रिटायर हो चुकी हूँ। सो उसके जो लास्ट प्रीवियस 10 मंथ्स जो हैं उसकी जो एवरेज सैलरी होगी ना, उसे हम उसका जो है क्या मतलब है, वो है यार 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है लो ने प्रोवाइड किया है वो है 3 लाख। उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी अमाउंट, जैसे 2 केस हो सकते हैं, एक तो कोई एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉयर जो इसे पे कर रहे हैं, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 3 लाख है। और अगर एक जगह भी कर रहा है तो देन उसका जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना होगा, 3 लाख होगा। ऑफ व्हाट, प्रीवियस ईयर, फाइन। यहाँ पर हमेशा हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं और कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर की करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस देखें एंड देन फिर ये वाली वीडियो देखें। ओके, एंड देन सैलरी फॉर अर्न लीव पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज एंटाइटलमेंट फॉर ईयर। 30 डेज का जो है एक साल में जो है बेसिकली जो है इतनी लीव प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर है विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड। इन सब में से जो भी सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्पशन होगा। देन उसके बाद हम निकाल लेंगे टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट जो है कैसे निकाला जाता है, जो भी अमाउंट एक्चुअल रिसीव हुआ है लेस जो भी सबसे जो भी लेस एग्जेम्प्ट है उसको उसमें से लेस कर देंगे, देन आप यू विल गेट योर टैक्सेबल अमाउंट। सैलरी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन। सो सैलरी विल इंक्लूड बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन। आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। सो लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ इट। So as I provided the question in the starting of the video, so pause the video and just read out the question and then come for the solution. Okay, so I hope you read out the question. So let's do the question now. So government employee का तो कुछ है ही नहीं, so इसे erase कर देते हैं। फाइन, एंड ये मैं ये भी हटा रही हूँ ऊपर से कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकूँ आपके लिए। अच्छे से ध्यान से देखिए कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एंड समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइन, एंड देन सॉल्यूशन करते हैं। सो क्वेश्चन है, त्रिवेदी एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी retired from the company on 30 June 2019 after completing 25 years and 10 months of service. प्लीज अब यहाँ रुकिए, आपको एक और चीज बतानी है मुझे। सपोज आपने जो है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 years and 10 months की जो है उन्होंने क्या की है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है कंपनी को। फाइन, तो यहाँ पर जो 10 मंथ्स है ना, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी मतलब इसको इग्नोर कर देंगे एंड 25 इयर्स को ही लेंगे। सपोज दे दिया जाता 30 इयर्स 11 मंथ्स की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, हमसे इग्नोर करेंगे एंड 30 इयर्स की ही हम जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है अब, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड 5,40,000 एज अर्न लीव सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड गिवन है। कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकेशमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो अब इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे पढ़िए एंड देन कंप्यूट कीजिए। सो सबसे पहले दिया हुआ है पर मंथ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 24,000 दिया हुआ है। लीव अवेल्ड वाइल इन सैलरी, उन्हें कितने मंथ की जो है लीव उन्होंने जो है कंज्यूम की है, तो कितने मंथ्स की, 15 मंथ्स की, मतलब 25 इयर्स में उन्होंने 15 मंथ्स की जो है क्या ली है, लीव ली है। एंड देन लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1.5 month। एंड देन दिया हुआ है आपको सैलरी फ्रॉम 1 March 2018 टू
28th Feb 2019 was 22,000। अब 1 मार्च 2018 से 28 Feb 2019 तक जो है जो भी ये त्रिवेदी जी हैं उनकी सैलरी कितनी थी 22,000 एंड आफ्टरवर्ड्स जो है उनकी क्या हो गई सैलरी 24,000। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, उन्हें लीव कितनी एंटाइटल्ड हुई है वो सब निकालना पड़ेगा। ओके सो हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 मंथ। जो आपको पॉइंट दिया हुआ है ना थर्ड वाला देख सकते हैं, 1.5 मंथ 1.5 मंथ लेके भी आप कर सकते हैं कि कैलकुलेशन इजी होगी। 1.5 में कुछ जो है लोग अटक जाते हैं, सो 1.5 मंथ करके आप कैलकुलेशन कीजिए, सो बेटर रहेगा वो आपके लिए। ओके नाउ क्वेश्चन में जो है कितने ईयर्स दिए हुए हैं 25 ईयर्स। टोटल सर्विस पीरियड कितना है 25 ईयर्स। 10 मंथ्स को जो है हमें इग्नोर करना है जैसा मैंने आपको बताया 25 ईयर्स। ओके एंड नेक्स्ट अब जो उन्हें प्रोवाइड की गई है टोटल लीव प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टोटल लीव प्रोवाइड पूरे साल की। ओके 1.5 मंथ की जो है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पर एनम। सो क्या हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन 1.5 इजी रहे इसलिए ऐसा लिख। कितने ईयर्स का है 25 ईयर्स का। सो इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, तो 1.5 इंटू 25 आई विल गेट 37.5। नेक्स्ट टोटल लीव अवेल्ड क्वेश्चन में गिवन है कितने दिया हुआ है 15 मंथ्स। मंथ्स लिखना ना भूले वरना पता कैसे लगेगा एग्जामिनर को कि क्या है एक्चुअली। एंड देन लीव बैलेंस कितनी बची 22.5 मंथ। प्लीज अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज आपको देख लें, फाइन क्योंकि हो जाती है जल्दी जल्दी में। सो ये था एनकेजमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 मंथ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके सो नेक्स्ट है अब 30 डेज बेसिस के ऊपर भी तो निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले टोटल लीव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सर्विस, पूरा नहीं लिखूंगी ओके, ड्यूरिंग सर्विस आप लिख लें। सॉरी टोटल लीव प्रोवाइडेड डूइंग टोटल सर्विस पीरियड same we know 25 years, ignore the 10 months, I'm telling again okay। and next is total entitlement कितना होगा, सबसे मेन यही कैलकुलेशन है ओके। यहाँ पर बच्चे कुछ भी कर देंगे, कोई तो ईयर के बेसिस पे कर देगा, पर एनम के बेसिस पे, और इस केस में कोई या दोनों में एक ही जैसा कर देगा ठीक है। तो यहाँ पर 30 डेज देखिए जैसे मैंने किया ना वैसा कोई भी कर सकता है 30 डेज ओके। एनकेजमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज। हमें आता तो है बट हम कुछ और लिख देते हैं एंड देन कैलकुलेशन पूरी कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ें ओके। एंड जो है लाइन नहीं कर दीजिए, अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है कि आप सोचते हैं कि बाद में भूल जाएंगे
तो इसे लाइन कर दीजिए दैन कि आप बाद में जो अच्छे से कर सके क्वेश्चन को। तो टोटल एंटायरमेंट 25 into 30 and what I will get, what I will 750. So 750 डिवाइड बाय यहाँ पर मैंने बताया था आपको, सो ये कितना हो जाएगा 750 डिवाइड बाय 30। एवरेज सैलरी के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरी, सो एवरेज हो जाएगा 30 डेज का कितना, एंड इट विल 25 months, right? And next total leave availed, ये क्वेश्चन में गिवन है, and it is 15 months, fine. And then leave balance, then you will get how much, 25 and less 15 and you will get 10 months. बाय इंसिडेंस जो है 10 months ही आया है। ओके, तो आप ये ना कर दें यहाँ पर लीव बैलेंस जो है अपनी मर्जी से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लीव बैलेंस आप 10 months लिख दीजिए। हाँ, ये एवरेज बेसिस के ऊपर होगा, 10 months होगा, और यहाँ पर आप टोटल लीव अवेल्ड जो है फिर क्वेश्चन में दी होगी तो इसको ऐड करके, और आप यहाँ पर टोटल एंटायरमेंट ऐसा ना कर दें। ये बाय इंसिडेंस 10 आ गया, यहाँ पर जो है कुछ और भी हो सकता था, जैसे 25 मंथ से यहाँ पर कुछ 35 आ जाता, 35 माइनस और यहाँ पर 10 दे दे तो 25 मंथ्स भी हो सकता था। ठीक है, तो ये एवरेज बेसिस का ही हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 10 मंथ्स जो है वो एवरेज सैलरी का वो नहीं है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। 10 जो है मैं आपको आगे का बता देती हूँ। ओके, कैलकुलेशन एवरेज सैलरी की। ओके, सो एवरेज सैलरी की जो है कैलकुलेशन, जो दो अमाउंट दिए हुए हमने पढ़े थे अभी कि कहाँ से कहाँ तक है, एंड देन 10 जो है मंथ्स कौन से होंगे उसकी मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। सबसे पहले जॉब कब जो है त्रिवेदी जी की रिटायर कब हो रहे हैं, वो जून 30 को, जून 30 2019। तो उसके पहले 10 मंथ्स कौन से होंगे उसके बेसिस पर हमें जो है क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत इजी है, ऐसे जो है मन से मत कीजिएगा, कभी कभी जो है हड़बड़ी में एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। सो प्लीज़, ये थोड़ा सा स्टूपिड होता है, बट इस जो है मेथड को जो है फिंगर्स पर जो है काउंट कर ले। ओके, कोई बुरी बात नहीं होती है। जून, मई, एंड मई के पहले क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फैब, फैब से पहले जैन, एंड जैन से पहले दिसंबर, एंड दिसंबर के बाद नवंबर, एंड नवंबर अक्टूबर, एंड अक्टूबर के बाद सितंबर। मतलब सितंबर से लेकर हमें कब, सितंबर 2018, उल्टा जा रहे हैं हम, प्रीवियस 10 मंथ्स, ओके, टू जून 30 और सितंबर 2019। ओके, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, और क्वेश्चन में जो है हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि मार्च 2018 से 28 फैब तक जो है 22,000 है। सो सितंबर हमें गिवन है यहाँ पर, और कहा था कि 28 फैब 2019 तक 22,000 है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फैब, 6 मंथ्स। सितंबर से और फैब तक ही करेंगे ना, मार्च से क्यों करेंगे, हमें लास्ट 10 मंथ्स की जो है कैलकुलेशन चाहिए। फाइन, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 22,000 into 6 months, ऐड करेंगे, एंड देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 24,000 उसके बाद का। तो फैब के बाद कितने मंथ्स बचे, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 4 मंथ्स, एंड उसका क्या है कैलकुलेट अमाउंट 24,000 into 4 एंड डिवाइड बाय 10 मंथ्स की जो है एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं हम। पूरा लिखना पड़ेगा ऊपर आपको एवरेज सैलरी, ओके, कि उसकी कैलकुलेशन एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। देन कैलकुलेशन एंड इट विल बी 132, राइट, एंड देन 16 एंड इट विल बी 96,000। प्लीज कैलकुलेशन अच्छे से देख लें आप लोग, एंड इट विल बी 8, 9 and 3, 12, and this will be this, and then
10 and you will get 22,800 average सैलरी। प्लीज यहाँ तक नोट डाउन कर ले, बाद में कर ले, ओके कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट में जो है हमें ये सब कुछ उतारना है जो भी अभी तक हमने किया है। एंड लास्ट टाइम हमने क्या निकाला था, 30 डेज का 10 मंथ्स आया था, वो मुझे याद है, सो कर लेंगे हम। एंड देन अब क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 5,40,000। ओके, एंड 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंटू 10 एंड इट विल बी 2800। ओके, एंड द नेक्स्ट मैक्सिमम एग्जेम्पशन, सबको पता है फिक्स्ड है, कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से आया 3 लाख, कहीं लिख लें, पूरे नोट्स बना लीजिए, ये फॉर्मेट लिख लीजिए कि एग्जाम में जाने से पहले आप जो है फॉर्मेट को देखकर जा सके, तो आपको क्या होगा, जो लास्ट टाइम में जो पढ़ते हैं वैसे बेसिकली वो ज़्यादा याद रहता है। सो फॉर्मेट अच्छे से एक बार कॉपी में जो है लिख लें, यहाँ पर फॉर्मेट का ही तो है, अदरवाइज डिजिट्स आपको सब कुछ दी हुई है, रूल आपको याद रखना है बस, अदरवाइज यहाँ कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, कुछ माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, बस इससे कुछ ज़्यादा बड़ा तो आपको कुछ देते नहीं है। रूल्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के अंडर, बस वो याद रखना ज़रूरी है, अगर वो याद रख लिए तो इनकम टैक्स आपको बहुत अच्छे से आती है। फाइन, नेक्स्ट सैलरी फॉर अर्न लीव पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज एंटाइटलमेंट फॉर ईयर हमने निकाली है, 10 मंथ्स आए थे, वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, एवरेज सैलरी इंटू 10, सेम आ गई यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी। फाइन, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, विच एवर इज लेस वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर लेस सबसे लेस जो है आपको क्या दिख रहा है, 2 जगह पर सबसे लेस ई है। फाइन, सो इसको आ जाएगी यहाँ पर सबसे लेस, ओके। एंड देन टैक्सेबल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये आपको नहीं लिखना है, ओके, ये मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, वैसे लिख भी दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। एंड देन कैलसी पर जो है मैं इसकी आपको 228,000 एंड यू विल गेट टैक्सेबल अमाउंट 312 टैक्सेबल अमाउंट। दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है लेस एग्जाम्प्ट तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दें, और उसे क्या पता है एग्जामिनर को कि लेस एग्जाम्प्ट, तो यहाँ पर लिखना जरूरी है, वो भी कि ये एग्जाम्प्ट है, और प्लीज ये लाइंस जरूर खींचे, है ना, वरना उसको पता कैसे लगेगा, ऐसा लगेगा इनमें से कोई जो है क्या है, विच एवर इज लेस। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके। एंड मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रेजुएटी के साथ, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, एंड जहाँ पर जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।